नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। बिहार की लोक कथा स्वप्न वृक्ष। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का एक और छोटी रानी के 3 पुत्र थे। राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत मानता था, लेकिन बड़ी रानी का पुत्र अपने तीनों भाइयों की अपेक्षा अधिक सीधा, ईमानदार और सच्चे स्वभाव का था, इसलिए उसके प्रति राजा का स्नेह कुछ विशेष था। तीनों भाई इसी कारण उससे ईर्ष्या करते थे। एक रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक पेड़ को विचित्र ढंग से उगते, बढ़ते और बड़े पेड़ का आकार लेते देखा। पेड़ की जड़ और उसका तना चांदी के थे, सारी शाखाएं सोने की थी, सारे पत्ते हीरों से जड़े थे और फलों की जगह मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। पेड़ पर एक सुंदर तोता बैठा था। तोता जब प्रसन्न होता तो पेड़ खिलखिला कर रहता। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझा जाता। राजा को उस पेड़ ने कुछ इस तरह से आकर्षित कर लिया कि अगले दिन प्रातःकाल उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उस अद्भुत लुभावने वृक्ष के विषय में बताते हुए कहा, तुम में से जो राजकुमार वैसा वृक्ष ला सकेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इस काम के लिए उसने राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया। छोटी रानी के तीनों राजकुमारों ने राजा से बहुत सारा धन लिया और वृक्ष की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक ऐसा नगर मिला जहां सोने चांदी का काम करने वाले बहुत सारे कारीगर रहते थे। वे तीनों वहीं ठहर गए और कारीगरों से सोने चांदी का पेड़ बनवाने में लग गए। पिता से कुछ पैसे लेकर बड़ा राजकुमार भी भाइयों के पीछे पीछे आ रहा था। तीनों राजकुमारों ने मौका देखकर उसे कुएं में ढकेल दिया। संयोगवश एक चरवाहा पानी पीने के लिए वहां रुका। उसने कुएं में रस्सी डालकर राजकुमार को निकाला। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और अपने भाइयों की करतूत बताई। उसने अपने पिता के विचित्र स्वप्न के विषय में भी बताया। चरवाहे को राजकुमार से सहानुभूति हो रही थी। उसने बताया, यहाँ से कुछ दूर आगे एक जंगल है, वहाँ एक साधु 6 महीने से समाधि में लीन है। उनकी समाधि अब टूटने वाली है। तुम उनके पास जाओ, शायद वे उस पेड़ के विषय में कुछ बता सकें। कई दिनों तक चलने के बाद राजकुमार जंगल में साधु के पास पहुंचा। बहुत दिनों से समाधि में लीन रहने के कारण उनके चारों ओर घास फूस का जंगल बन गया था। राजकुमार ने चारों ओर साफ सफाई की और प्रतीक्षा करने लगा। साधु की समाधि टूटी। वे राजकुमार की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने सोने चांदी वाले वृक्ष की मांग कर दी। साधु लज्जित होते हुए बोले, ये तो मेरे बस में नहीं है। आगे दूसरे जंगल में मेरे गुरु हैं, वे शायद तुम्हारी सहायता करें। राजकुमार लंबी यात्रा के बाद दूसरे साधु के पास पहुंचा। वे 1 साल तक सोते थे। राजकुमार उसकी सेवा करता रहा। जागने पर साधु ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने उनसे भी वही वृक्ष मांगा, लेकिन इन साधु महाराज ने भी खेदपूर्वक अपनी असमर्थता जताई। राजकुमार उदास हो गया। साधु ने उसे ढांढस देते हुए कहा, आगे के जंगल में मेरी गुरु हैं, उनमें दैवी शक्ति है, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे, तुम उनके पास चले जाओ। राजकुमार आगे बढ़ा। घनघोर जंगल में भटकते भटकते अंततः उसे तीसरे साधु महाराज भी मिल गए। वे भी राजकुमार की मनोकामना पूरी न कर पाए, लेकिन उन्होंने उसे तरकीब बताई। सामने के मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस मंदिर के देवता की पूजा करो, देवता प्रसन्न होकर तुम्हें एक मणि देंगे। वह मणि तुम्हें पाताल लोक ले जाएगी। वहाँ ढेर सारी परियां रहती हैं, वे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे मणि मिल गई। मणि के सहारे वह पाताल लोक पहुंच गया। देवता की मणि देखते ही प्रहरियों ने द्वार खोल दिए। इस दिव्यलोक में कई परियां थीं, जिनके अलग अलग महल थे। पहला महल चांदी परी का था। वहाँ सब कुछ चांदी का बना था। एक बड़े कमरे में चांदी परी सिंहासन पर बैठी थी। उसने राजकुमार का स्वागत किया और बोली, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमार। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा,
मैं तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं, अपनी कुछ विशेषता बताओ। चांदी परी ने कहा, मैं जब चाहूँ चांदी की जड़ और चांदी की तने वाला पेड़ बना सकती हूँ। उसने पलक झपकते ही वैसा पेड़ बनाकर दिखा दिया। राजकुमार ने चांदी परी से कहा, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बाकी परियों के महल भी देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने एक सोने का महल देखा। वह सोना परी का महल था। प्रहरी ने उसे सोना परी के पास पहुंचा दिया। सोना परी ने भी चांदी परी जैसी ही बात कही। उसका विशेष गुण यह था कि जब चांदी परी पेड़ की जड़ और तना बना देती, तब सोना परी उसे सोने की डालियों से सजा देती थी। राजकुमार के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। सोना परी से आज्ञा लेकर वह आगे बढ़ा तो उसे हीरा परी और फिर मोती परी के महल मिले। वह बारी बारी दोनों परियों से मिला। जब चांदी परी और सोना परी पेड़ की जड़, तना और डालियां बना लेती, तब हीरा परी हीरे के पत्तों से डालियों को सजा देती और फिर मोती परी मोतियों के फलों से डालियां भर देती थी। अंत में राजकुमार तोता परी के महल में पहुंचा। तोता परी की विशेषता यह थी कि जब चांदी, सोने, हीरे और मोती से बना पेड़ तैयार हो जाता, तब वो एक सुंदर तोता बनाकर पेड़ पर बैठा देती थी। जब तोता प्रसन्न रहता, तब पेड़ सुंदर खिला खिला रहता था। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझाने लगता था। राजकुमार को अपनी मनोकामना पूरी होती लगी। वह सभी परियों के साथ लेकर मणि के सहारे पृथ्वी लोक पर वापस आ गया। राजकुमार ने मंदिर में देवता की मणि उन्हें लौटा दी और साधु महाराज को धन्यवाद देने गया। उसकी सफलता से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को एक लाठी और एक रस्सी दी, जिससे जरूरत पड़ने पर वह रास्ते में परियों सहित अपनी भी रक्षा कर सके। साधु ने बताया कि लाठी और रस्सी की शक्ति से वो जब चाहे किसी को भी अपने पास बुला सकता था। वहां से आगे वह दूसरे साधु को भी धन्यवाद देने के लिए रुका। साधु उसकी पितृभक्ति से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उसे एक विशेष कटोरा दिया, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार हजारों लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा सकता था। अब पहले वाले साधु के पास जाना बाकी था। उनके पास पहुंचकर जब राजकुमार ने सारी बातें बताई, तो साधु को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोने चांदी का बना पेड़ देखने की इच्छा जताई। राजकुमार के परियों से कहने भर की देर थी और पेड़ बनकर तैयार था। साधु की आंखें चकाचौंध हो गई। उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने राजकुमार को आज्ञा दी, सभी परियों को यहीं छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। राजकुमार को विवश होकर उनकी आज्ञा माननी पड़ी। कुछ दूर जाते ही अचानक उसे रस्सी और लाठी की याद आ गई। उसने दोनों से कहा, सभी परियों को साधु से छीन कर ले आओ। कुछ ही पल में सभी परियां राजकुमार के सामने थी। राजा ने वृक्ष लाने के लिए राजकुमार को 2 वर्ष का समय दिया था। वह समय भी जल्दी ही पूरा होने वाला था। राजकुमार जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। संयोगवश रास्ते में उसे उसके 3 भाई मिल गए। वे सोने चांदी का पेड़ बनवाकर राजमहल को वापस लौट रहे थे। उन्होंने चालाकी से राजकुमार से सारी बातें जान ली। उनकी नीयत फिर खराब हो गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में वही कुआं मिला। उन्होंने धोखे से राजकुमार को उसमें धकेल दिया और परियों के साथ राजमहल में वापस आ गए। अगले दिन तीनों भाई परियों को लेकर दरबार में आए। उन्होंने राजा के सामने परियों से रुपहला सुनहरा वृक्ष बनाने के लिए कहा, परंतु बहुत मिन्नतें करने के बाद भी परियों ने वृक्ष नहीं बनाया। वे पहले ही तीनों राजकुमारों के अपने बड़े भाई के प्रति दुर्व्यवहार से क्रुद्ध और दुखी थी। लेकिन राजकुमार भला कहाँ हार मानने वाले थे। सोने चांदी का जो वृक्ष वे कारीगर से बनवा कर लाए थे, उसे उन्होंने दरबार में मंगवाया। राजा ने उसे देखा लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने तो पेड़ को बनते हुए देखा था, बना बनाया नहीं, और फिर इस पर तो तोता भी नहीं है। उचित यही होगा कि हम बड़े राजकुमार के भी आने की प्रतीक्षा कर लें। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को एक बार फिर उसी चरवाहे ने बचा लिया। राजकुमार ने आभार व्यक्त करते हुए
कटोरे की मदद से चरवाहे के परिवार सहित सारे गांव वालों को स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर वह बहुत दुखी और उदास मन से राजमहल की ओर लौटा। उसके साथ ना परियां थीं, ना पिता के स्वप्न वृक्ष को बनाने की क्षमता। राजमहल में प्रवेश करते ही उसे दरबार में हुई सारी घटना का पता चला। वो उसी समय पिता के पास गया और उन्हें अपने भाइयों की सारी करतूत बताई। उसने वादा किया कि अगले दिन वह दरबार में स्वप्न वृक्ष को बनते हुए दिखाएगा। लाठी और रस्सी की मदद से उसने परियों को अपने पास बुला लिया। अगले दिन वह उनके साथ दरबार में आया। परियों ने राजा के सामने रुपहला सुनहरा हीरे मोतियों से जड़ा पेड़ बनाया। अंत में पेड़ पर सुंदर तोता भी आया। राजा प्रसन्नता से गदगद हो उठा। उन्होंने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं बिहार की लोक कथा शीत बसंत। एक समय की बात है, एक राजा के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरा और गौरैया रहते थे। एक दिन गौरैया ने गौरा से बड़े दुखी स्वर में कहा, देखिए जी, मेरे मरने के बाद आप दूसरी गौरैया मत लाइएगा, वरना मेरे बच्चों को बड़ा दुख होगा। गौरा ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद गौरैया की मृत्यु हो गई। गौरा दूसरी गौरैया ले आया। नई गौरैया ने पुरानी गौरैया के अंडों को अपनी चोंच से गिरा दिया। इस पूरी घटना को रानी देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। रात को सोते समय रानी ने राजा से कहा, हे राजन, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सौतन मत ले आइएगा, वरना मेरे बच्चों को भी गौरैया के बच्चों की तरह बड़ा दुख होगा। राजा ने कहा, अरे मेरी रानी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी तुम्हारी सौतन नहीं ले आऊँगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद रानी की भी मृत्यु हो गई। राजा दूसरी रानी ले आया। राजा के पहली रानी से 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शीत और छोटे बेटे का नाम बसंत था। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद रानी को जा लगी। रानी को बड़ा क्रोध आया। वह कोप भवन में जाकर बैठ गई। शाम को राजा ने पूछा तो रानी ने बड़े आवेश में आकर कहा, हे मेरे राजा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सामने शीत बसंत का कलेजा काट कर ले आओ। राजा बड़ा परेशान हुआ। उसने बहेलियों को आदेश दिया कि शीत बसंत को जंगल में ले जाकर उनका कलेजा काटकर रानी के सामने प्रस्तुत किया जाए। बहेलिये शीत बसंत को जंगल में ले गए तो शीत बसंत ने रोते हुए कहा, ओ बहेलियों, हम पर दया करो, हमारे गले में सोने के हार हैं, इन्हें ले लो और हमें जिंदा छोड़ दो। उसमें से एक बहेलिये ने कहा, अरे इन्हें मारने के बाद ये हार वैसे ही हमारे हो जाएंगे। ये बात सुनकर एक बूढ़े बहेलिये ने कहा, अरे पापी, कुछ तो दया कर, क्यों इन मासूमों की जान लेने पर तुला है? हमें इन बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद बहेलियों ने सोने के हार ले लिए और 2 खरगोश मारकर उनका मांस रानी को दे दिया। रानी बहुत खुश हुई। जंगल में शीत बसंत अकेले हो गए। चारों तरफ जंगली जानवरों के डर और भूख से उनका बुरा हाल था। शीत ने बसंत को ढांढस बंधाते हुए कहा, मेरे भाई, तुम इस पेड़ के नीचे इंतजार करो, मैं पास के किसी गांव से हमारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर शीत पेड़ के नीचे बसंत को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में निकला। कुछ दूर जाने पर एक गांव दिखा। वहां की राजकुमारी शीत को देखकर उस पर रीझ गई। राजकुमारी के पिता ने शीत को अपना घर जमाई बना लिया और शीत बसंत को भूलकर वहीं बस गया। उधर बसंत का रो रो के बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, बसंत के रोने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल की परियां बसंत के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। बसंत ने रोते हुए पूरी बात बताई। परियों ने बसंत से कहा, तुम हमारे घर चलो, वहां तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ये कहकर परियां बसंत को अपने साथ अपने घर ले गई। वहां बसंत के बड़े ठाठ थे। एक बड़े नौकरों से भरे सोने के महल में बसंत रहने लगा।
परियों ने उसके आमोद प्रमोद के सारे प्रबंध कर दिए थे। बसंत का जीवन मजे से कटने लगा। उधर काफी दिनों बाद शीत को बसंत का ध्यान आया। वह वापस जंगल में आया तो बसंत को परियों के साथ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दोनों भाई एक बार फिर मिल गए। शीत ने परियों से बसंत को अपने साथ राजकुमारी के घर ले जाने की अनुमति मांगी। परियों ने बसंत और शीत को ढेर सारा धन्य धान्य देकर विदा किया। राजकुमारी के राज में बसंत ने चरवाही का काम संभाला और शीत ने खेती शुरू की। राजकुमारी दोनों के लिए खाना बनाती थी, पर दोनों के भोजन अलग अलग बनाती थी। शीत के भोजन में पकवान होते थे, पर बसंत को वह पत्थर के जैसी रोटियां देती थी। बसंत चुपचाप वो रोटियां लेकर अपने कमरे में रखा था और परियों का दिया भोजन करता था। एक दिन दोपहर में दोनों भाई साथ खाने को बैठे। शीत ने मजाक में बसंत से अपनी थाली बदल ली। बसंत से कहा, भैया कृपा कर मेरा भोजन मुझे दे दो। इस पर शीत ने कहा, अरे देखें तो तेरी भाभी ऐसा क्या देती है तुझे खाने में जिससे तू इतना तगड़ा हो गया है। खाने का पहला निवाला मुख में डालते ही शीत को पत्थर जैसे लगा। उसने निवाला थूक कर कहा, क्या तू ये खाता है? बसंत ने कहा, नहीं भैया, भाभी तो मुझे पत्थर जैसी रोटियां बना कर देती थी, पर मैं तो परियों का दिया खाना खाता था। मैंने वो सारी रोटियां अपने कमरे में रखी हैं जो भाभी मुझे खाने को देती थी। ये सुनकर शीत ने थाली राजकुमारी के मुंह पर दे मारी और दोनों भाई राजकुमारी का राज्य छोड़कर परियों के महल में रहने को आ गए। परियों ने उनका बड़ा स्वागत किया और दोनों भाई सुख से रहने लगे। बहुत समय गुजरने पर शीत ने कहा, भाई यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, मुझे अपने घर और माँ पिताजी की याद आती है, चलो अब अपने घर चलें। बसंत ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी अब घर की बड़ी याद आती है। दोनों ने परियों से विदा ली और अपने घर को चले। उधर काफी दिनों बाद राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने दूसरी रानी को जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया, जहां उसे जंगली जानवरों ने नोच खाया। पर अब राजा गरीब हो गया था, उसका राज्य उससे छिन गया था। वो बूढ़ा और अंधा होकर भिखारियों सा जीवन जी रहा था। जब उसे अपने बेटों के आने की खबर मिली तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। शीत बसंत हाथी और घोड़ों पर ढेर सारा सोने हीरे के आभूषण और सामान वापस लेकर लौटे थे। राजा का राज्य उन्हें फिर से वापस मिल गया और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं बिहार की लोक कथा मंत्री कुमार। बहुत दिन हुए किसी नगर में कोई प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और राजभक्त था। राजा और मंत्री दोनों के एक एक पुत्र थे। राजा और मंत्री की तरह राजकुमार और मंत्री कुमार भी एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते और सच्चे मित्रों की तरह खेलते कूदते थे। एक दिन राजकुमार और मंत्री कुमार जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते दोनों बहुत दूर निकल गए। शाम हो जाने के कारण उन्होंने जंगल में ही किसी वृक्ष के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। वे विश्राम करने के लिए ठीक स्थान ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें दूर तेज प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश देखकर दोनों कुमार उस ओर बढ़े। एक भयंकर सांप प्रकाश की सीमा में घूमता हुआ दिखाई दिया। तेज प्रकाश उसी सांप की मणि से निकल रहा था। मंत्री कुमार ने राजकुमार से कहा, बड़ा विषधर सांप है, इसकी मणि यदि किसी वस्तु से ढक दी जाए तो यह सरलता से मारा जा सकता है। थोड़ा सोच विचार कर दोनों कुमारों ने तालाब से थोड़ी गीली मिट्टी लाकर मड़ के ऊपर डाल दी। मिट्टी के नीचे मड़ दब जाने से बिल्कुल अंधेरा हो गया। सांप व्याकुल होकर इधर उधर फन मारने लगा। तभी मौका देखकर दोनों कुमारों ने तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मणि उठा ली। फिर निश्चिंत होकर रात भर विश्राम किया। सुबह उठकर दोनों कुमार जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तो थोड़ी दूर पर उन्हें कोई सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के चारों ओर बड़ी ही सुंदर फुलवारी बनी हुई थी, परंतु सरोवर के तट पर कोई लड़की दुखी होकर रो रही थी।
यह देखकर दोनों कुमार लड़की के पास गए और पूछने लगे, तुम्हें क्या दुख है जो यूं फूट फूट कर रो रही हो? लड़की ने कहा, मैं राजा की लड़की हूँ। यह बगीचा और सरोवर मेरे पिता ने बनवाया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे पिता ने एक महल भी बनवाया था। मैं अपने माता पिता के साथ उसी महल में रहती थी, परंतु एक विषधर सांप ने एक एक करके मेरे माता पिता को डस लिया। आज मेरी बारी है। सांप अभी आता होगा और मुझे भी डस कर मार डालेगा। इतना कहकर लड़की फिर आंसू बहाने लगी। दोनों कुमारों ने कहा, रो मत, अब वह सांप तुम्हें डसने के लिए जीवित नहीं है। हमने कल रात उसे मार डाला है। यह सुनकर राजकुमारी खुशी से फूली नहीं समाई। दोनों कुमार जब चलने लगे तो राजकुमारी ने कहा, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शायद आप शिकारी हैं और बहुत थके हुए जान पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिन मेरे अतिथि बनकर रहें। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस अनुरोध को टालेंगे नहीं। दोनों कुमार पास ही बने राजा के महल में गए। दोनों कुमारों के लिए राजकुमारी हर प्रकार का सुख साधन जुटा दिया। दोनों कुमार चैन से महल में रहने लगे और नित्य जंगल में शिकार खेलने जाने लगे। उनके रहने से राजकुमारी भी अपने को हर प्रकार से सुरक्षित अनुभव करने लगी। एक दिन जब दोनों कुमार शिकार खेलने चले गए तो राजकुमारी सरोवर में स्नान करने गई। जब राजकुमारी स्नान कर रही थी तो कोई शिकारी राजकुमार सरोवर में पानी पीने आया और राजकुमारी की सुंदरता देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राजकुमारी स्नान करके चली गई तो राजकुमार को होश आया, परंतु आसपास चारों ओर राजकुमारी को न देखकर वह पागल हो गया और बार बार कहने लगा, अभी थी अभी गायब हो गई। यही वाक्य बार बार कहते कहते राजकुमार अपने महल में गया। राजा अपने बेटे की पागलों जैसी दशा देखकर बड़ा चिंतित हुआ। सारे राज्य में यह शोर हो गया कि राजकुमार पागल हो गया है। वैद्य के उपचार से भी जब राजकुमार कई दिनों तक ठीक नहीं हुआ तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमार का पागलपन दूर कर देगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे और उसी के साथ राजकुमारी का विवाह भी कर देंगे। राजा की घोषणा सुनकर महल के पास रहने वाली बुढ़िया ने सोचा कि हो सकता है राजकुमार को किसी ने जादू टोना कर दिया हो। यह सोचकर बुढ़िया राजा के पास गई और बोली, मैं राजकुमार का पागलपन दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे राजकुमार के साथ शिकार खेलने जाने वाले सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। राजा ने तुरंत राजकुमार के साथ शिकार के लिए जाने वाले सिपाहियों को बुढ़िया के साथ जाने का आदेश दे दिया। बुढ़िया ने सिपाहियों से कहा, जिस दिन राजकुमार पागल हुआ था उस दिन कहाँ कहाँ शिकार खेलने गया था, मुझे चलकर दिखाओ। कई स्थानों पर घुमाते फिराते सिपाही बुढ़िया को लेकर जब सरोवर के निकट पहुँचे तो उस समय भी राजकुमारी स्नान करने आई हुई थी। चतुर बुढ़िया ने परम सुंदरी राजकुमारी को देखते ही तुरंत समझ लिया कि अवश्य ही इस राजकुमारी के रूप से राजकुमार पागल हुआ है। बुढ़िया ने सिपाहियों से सरोवर के पास झोपड़ी बनाने के लिए कहा। जब झोपड़ी बन गई तो बुढ़िया उसी में रहने लगी। कई दिन तक बुढ़िया प्रतिदिन राजकुमारी का आना और सरोवर में स्नान करके चली जाना देखती रही। एक दिन जब राजकुमारी स्नान करके जाने लगी तो बुढ़िया ने कहा, बेटी इधर आओ, मैं कई दिनों से इस झोपड़ी में रहती हूँ। तुम नित्य आती हो और स्नान करके चली जाती हो। कभी कभी मुझ बुढ़िया के पास भी आकर बैठ जाया करो, इससे मेरा और तुम्हारा दोनों का ही समय बातचीत से कट जाया करेगा। बातों बातों में बुढ़िया ने कुछ देर तक राजकुमारी को बैठाए रखा। कुछ देर बाद जब राजकुमारी जाने लगी तो बुढ़िया ने सिपाहियों को इशारा कर दिया। सिपाहियों ने जबरदस्ती राजकुमारी को उठाकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजकुमारी फूट फूट कर रोती और बुढ़िया को कोसती। राजकुमारी की यह दशा देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया को बुलाकर पूछा, इस बेचारी लड़की को तू क्यों पकड़ लाई? बुढ़िया ने कहा, महाराज यही वह रूपवती लड़की है जिसके रूप से राजकुमार पागल हुआ है। राजा को जब बुढ़िया की बातों पर विश्वास हो गया तो राजकुमारी से बोला, बेटी
तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यदि सच में तुम्हारे कारण मेरा बेटा पागल हुआ है तो तुम मेरी सहायता करो। मेरा एक ही बेटा है, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ तुम अपना विवाह कर लो। राजकुमारी बुढ़िया की दुष्टता से क्रोध के मारे जल रही थी। कहा, इस पर विचार करने के लिए मैं 12 वर्ष तपस्या करूंगी, इसके बाद मैं अपना विचार बताऊंगी। राजा ने सहर्ष उसे 12 वर्ष तपस्या करने का समय दे दिया। राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा और उसे यह मालूम हुआ कि राजकुमारी यही महल में ही 12 वर्ष तपस्या करेगी तो उसका पागलपन दूर हो गया। उधर राजकुमार और मंत्री कुमार जब शिकार खेल कर लौटे तो पता चला कि राजकुमारी सुबह से गायब है। राजकुमार को इससे बड़ा दुख हुआ। थोड़ा सोच विचार के बाद मंत्री कुमार ने राजकुमार से कहा, आप दुखी ना हो, मैं हर संभव प्रयत्न करके राजकुमारी को खोज निकालूंगा। उसी दिन से मंत्री कुमार नित्य ही दूर दूर तक जाकर राजकुमारी की खोज करने लगा। इसी तरह बहुत दिन बीत गए परंतु राजकुमारी का कुछ भी पता ना चला। अंत में एक दिन ढूंढते ढूंढते मंत्री कुमार उसी राज में पहुंचा जिसमें राजकुमारी को बंदी बनाकर लाया गया था। मंत्री कुमार जिस नगर में भी जाता था वहां के राजा रानी राजकुमार और राजकुमारी के बारे में जरूर पूछताछ करता था। उस राज में भी पहुंचकर मंत्री कुमार ने किसी नगरवासी से पूछा, क्यों भाई, इस नगर का राजा कैसा है? नगरवासी ने कहा, राजा तो बहुत अच्छा है पर इन दिनों वह बड़ी परेशानी में पड़ा हुआ है। मंत्री कुमार ने पूछा, कैसे परेशानी भाई? नगरवासी ने बताया, राजकुमार एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया तो वहां किसी सुंदरी के रूप को देखकर मूर्छित हो गया था और तभी से पागल हो गया था। राजा ने राजकुमार के पागलपन को दूर करने के लिए आधा राजपाट और राजकुमारी से शादी करने की घोषणा की। एक बुढ़िया ने उस सुंदरी को बंदी बनाकर राजा के पास ला दिया। अब राजा उस बुढ़िया को आधा राजपाट देकर उसके लड़के के साथ राजकुमारी की शादी करेगा। मंत्री कुमार ने पूछा, तो उस सुंदरी से राजकुमार की शादी हो गई? नगरवासी ने कहा, नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई। वह सुंदरी 12 वर्ष से तपस्या कर रही है। अब 2-4 दिन में वह अपना विचार राजा को बताएगी। परंतु सुंदरी के आने से राजकुमार का पागलपन दूर हो गया है। मंत्री कुमार ने पूछा, बुढ़िया और उसका लड़का कहाँ है? नगरवासी ने बताया, राजमहल के पास ही बुढ़िया की झोपड़ी है। उसका लड़का पागल है। 3-4 साल बाद कहीं से मांगता खाता इधर भी आ जाता है क्योंकि राजा वचन दे चुका है, इसलिए राजकुमारी की शादी उस पागल से अवश्य कर देगा। मंत्री कुमार ने उस नगरवासी से सारा हालचाल और बुढ़िया के पागल लड़के की सूरत शक्ल का पता लगा लिया। पूरी बात जान लेने के बाद मंत्री कुमार लौटकर राजकुमार के पास गया, उसे सब बातें बताई। राजकुमार को थोड़ा संतोष देकर मंत्री कुमार फिर वहां से निकला। रास्ते में ही उसने बुढ़िया के पागल लड़के का भेष बना लिया और पागलों की तरह बकता बड़बड़ाता बुढ़िया की झोपड़ी में गया। बुढ़िया ने उसे अपना लड़का समझकर बहुत प्यार किया। फिर खाना देते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा तू चला आया, तेरे साथ अब राजकुमारी की शादी हो जाएगी। मेरे तेरे लिए भी अब महल बन जाएगा, तू भी अब राजा का आधा राज्य लेकर राजा बन जाएगा। परंतु मंत्री कुमार कुछ भी नहीं बोलता था और यदि बोलता था तो बिल्कुल उसके पागल लड़के जैसा। खा पी कर उस रात वह बुढ़िया की झोपड़ी में ही सो गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही सारे राज में शोर हो गया कि बुढ़िया का लड़का आ गया। बुढ़िया भी खुशी खुशी लड़के को राजमहल दिखाने ले गई। राजा ने बुढ़िया के लड़के को दामाद मान सारे राजमहल में घूमने फिरने और अपनी लड़की को देखने की आज्ञा दे दी। मंत्री कुमार बुढ़िया के लड़के के रूप में पागल बनकर सारे महल में घूमने फिरने लगा और राजा की लड़की से पागलों की तरह बोलता हुआ वहां भी गया जहां राजकुमारी तपस्या कर रही थी। राजकुमारी के पास पहुंचकर मंत्री कुमार ने बहुत धीरे से कहा, मैं बुढ़िया के लड़की का रूप बनाकर तुम्हारे पास तक पहुंचा हूँ। अब तुम चिंता मत करो, मैं रात को इसी पागल भेष में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम तैयार रहना, मौका देखकर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलूंगा।
राजकुमारी ने मंत्री कुमार को पहचान लिया। वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मैं तैयार रहूंगी। मेरी 12 वर्ष की तपस्या आज सफल हुई। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। राजकुमारी से बातचीत करके मंत्री कुमार पागलों की तरह इधर उधर देखता वापस बुढ़िया की झोपड़ी में चला गया। सभी सिपाही और कर्मचारी उसके साथ राजा के दामाद जैसा व्यवहार करने लगे। रात को जब सभी कर्मचारी सो गए तो मंत्री कुमार बुढ़िया के पुत्र के रूप में पागलों जैसा बड़बड़ाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। सिपाही और कर्मचारी उसे राजा का दामाद मानकर कुछ नहीं बोलते थे। उसके लिए हर समय आने जाने की पूरी छूट थी। मंत्री कुमार घूमता फिरता महल के भीतर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी तैयार बैठी थी। मंत्री कुमार राजकुमारी को अपने साथ लेकर बाहर निकला। कुछ सिपाहियों ने राजकुमारी को मंत्री कुमार के साथ देखा। उन्होंने समझा कि राजा की लड़की अपने होने वाले पति के साथ कहीं घूमने जा रही है। किसी ने उन्हें रोका नहीं। मंत्री कुमार और राजकुमारी सवेरा होते होते उस राज्य से बाहर हो गए। रात में सुंदरी राजकुमारी के निकल भागने की बात सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ। सारे राज्य में शोक छा गया। मंत्री कुमार जब राजकुमारी को लेकर राजकुमार के पास पहुंचा तो उसके जीवन में जैसे हरियाली सी छा गई। मंत्री कुमार ने राजकुमारी को राजकुमार के साथ विवाह कर लेने की सलाह दी। राजकुमार और राजकुमारी पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए मंत्री कुमार की बात दोनों ने मान ली। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो जाने के बाद मंत्री कुमार ने कहा, हमें घर से निकले 12 वर्ष से अधिक हो गए। हमारे माता पिता दुखी होंगे। अब हमें अपने राज में लौटना चाहिए। उसी दिन राजकुमार, राजकुमारी और मंत्री कुमार अपने राज की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते राजकुमारी और राजकुमार थक गए। मंत्री कुमार ने उनके आराम की व्यवस्था एक वृक्ष के नीचे कर दी। जब राजकुमार और राजकुमारी वृक्ष के नीचे सो रहे थे तो वृक्ष पर 2 पंछी भी कहीं से आकर बैठ गए। वे आपस में कुछ बातें करने लगे। मंत्री कुमार बुद्धिमान तो था ही, वह पंछियों की भाषा भी समझता था। वृक्ष पर बैठे दोनों पंछी जब आपस में बातचीत करने लगे तो मंत्री कुमार ने सुना। एक पंछी कह रहा था, मंत्री कुमार और राजकुमार एक दूसरे को प्यार तो खूब करते हैं, परंतु कल इन दोनों का साथ छूट जाएगा। दूसरे पंछी ने पूछा, कैसे? पहले पंछी ने बताया, यहाँ से चलकर राजकुमार जब अपने राज में पहुंचेगा तो राजा इसकी सवारी के लिए हाथी भेजेगा। उस हाथी पर चढ़कर राजकुमार जब महल की ओर जाने लगेगा तो हाथी इसे पलटकर मार डालेगा। दूसरे पंछी ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है। क्या किसी तरह से राजकुमार के प्राण नहीं बच सकते? पहले पंछी ने बताया, यदि राजकुमार को हाथी के स्थान पर घोड़े की सवारी दी जाए तो यहाँ तो इसके प्राण बच जाएंगे, किंतु राजकुमार जब महल के फाटक पर पहुंचेगा तो फाटक टूटकर इसके सिर पर गिरेगा और राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे पंछी ने कहा, यह भी दुख की बात है। क्या राजकुमार के प्राण वहां भी किसी तरह बच नहीं सकते? पहले पंछी ने कहा, यदि महल के फाटक को पहले ही गिरा दिया जाए तो वहां भी राजकुमार के प्राणों का खतरा टल जाएगा, परंतु फिर आधी रात को विषधर सर्प डसने से राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे पंछी ने पूछा, क्या यहाँ भी राजकुमार की रक्षा किसी तरह हो सकती है? पहले पंछी ने कहा, यदि सर्प को कोई मार दे तो राजकुमार के प्राण बच जाएंगे, किंतु यदि राजकुमार की रक्षा करने वाला किसी से इन बातों को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा। दूसरे पंछी ने कहा, क्या वह पत्थर से कभी मनुष्य भी बन सकेगा? पहले पंछी ने कहा, यदि उस पत्थर के सामने राजकुमार के 2 पुत्र बलिदान कर दिए जाएंगे तो वह पत्थर जीवित होकर मनुष्य हो जाएगा। दूसरे पंछी ने कहा, अंत में फिर भी राजकुमार के 2 पुत्रों का बलिदान होना ही पड़ेगा। क्या राजकुमार के दोनों पुत्रों को जीवित होने का कोई उपाय नहीं है? पहले पंछी ने कहा, वही मनुष्य जो पत्थर शरीर से जीवित होकर मनुष्य शरीर धारण करेगा, यदि उन पर अपना हाथ फेर देगा तो दोनों जीवित हो जाएंगे। सुबह हो गई, दोनों पंछी उड़ गए। मंत्री कुमार उनकी सारी बातें सुनता समझता रहा। उसने राजकुमार और राजकुमारी को जगाया और राज की ओर चल दिया।
दूसरे दिन राजकुमार अपनी सीमा में पहुंचा तो चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। राजा ने सीमा पर ही उनके लिए सवारियां, हाथी, घोड़ा और पालकी भेज दी। किंतु राजकुमार जब हाथी पर सवार होने लगा तो मंत्री कुमार ने कहा, जिसे पंछी की बातें याद थी, राजकुमार से कहा, राजकुमार, मेरी इच्छा है कि आज मैं हाथी पर चढ़कर राजमहल तक चलूं और आप घोड़े पर चढ़कर चलें। राजकुमार ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं घोड़े पर बैठता हूँ, तुम हाथी पर चढ़ जाओ। मंत्री कुमार हाथी पर बैठ गया, राजकुमारी पालकी में और राजकुमार घोड़े पर चढ़कर महल तक आए। महल के फाटक के पास पहुंचकर मंत्री कुमार ने पंछी की बात याद करके राजकुमार से कहा, राजकुमार, यदि तुम मेरी बात मानो तो यह फाटक गिरवा कर फिर महल के भीतर घुसो। राजकुमार मंत्री कुमार की कोई बात नहीं टालता था। उसने पिता से कहकर महल का फाटक गिरवा दिया। इसके बाद राजकुमारी सहित राजकुमार और मंत्री कुमार महल में गए। उसी दिन सारे राज्य में बाजे बजा बजा कर खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु मंत्री कुमार का चित्त पंछी की बातों को सोचता रहा। रात को 12 बजे जब सारा नगर सो गया तो मंत्री कुमार तलवार लेकर राजकुमार के कमरे में गया। राजकुमार के कमरे के बाहर पहरा देने वाले सिपाहियों ने मंत्री कुमार को देखा, परंतु मंत्री कुमार से राजकुमार की प्रगाढ़ मित्रता थी, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। राजकुमार के कमरे में पहुंचकर मंत्री कुमार ने देखा कि राजकुमार गहरी निद्रा में सोया पड़ा है और एक काला सांप उसे डसने के लिए पलंग पर चढ़ रहा है। मंत्री कुमार ने खट से तलवार निकालकर सांप का सिर काट दिया। तलवार की आवाज सुनकर राजकुमार जाग पड़ा और बाहर पहरा देने वाले सिपाही भी दौड़े। सभी ने मंत्री कुमार के हाथ में नंगी तलवार देखकर बड़ा आश्चर्य किया। सारे महल में तहलका मच गया। सिपाहियों ने मंत्री कुमार को राजा के सामने पेश किया। क्रोध में आकर राजा ने बिना कुछ सोचे समझे मंत्री कुमार को फांसी का हुक्म दे दिया। मंत्री कुमार रात भर कारागार में बंद रहा। दूसरे दिन सारी प्रजा के सामने उसे फांसी दी जाने वाली थी। राजकुमार और राजकुमारी मंत्री कुमार के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। राजकुमारी को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु बात कुछ हुई ही ऐसी उल्टी थी कि किसी के पास कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन जब फांसी का समय हुआ तो भरे दरबार के सामने राजा ने कहा, हमारे यहाँ यह नियम है कि फांसी देते समय अपराधी की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश की जाती है। बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मंत्री कुमार ने कहा, महाराज, आप न्यायी और कृपालु हैं। यदि आपका यही नियम है तो राजकुमार और राजकुमारी को भी दरबार में बुलाया जाए। उनके सामने कुछ गुप्त भेद की बातें बताना चाहता हूँ। राजकुमार और राजकुमारी को जब दरबार में बुलाया गया तो मंत्री कुमार ने कहा, यद्यपि सारी बातें का चुकने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा, फिर भी मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है, परंतु मैं मित्रद्रोही कहलाकर इस लोक से जाना नहीं चाहता। मंत्री कुमार ने कहना शुरू किया, महाराज, जब राजकुमार और राजकुमारी के साथ मैं जंगल से लौट रहा था तो एक वृक्ष पर दो पंछी आपस में बातें कर रहे थे। मैं पंछियों की भाषा समझता हूँ। एक पंछी कह रहा था कि महल जाते समय राजकुमार को हाथी पटक कर मार डालेगा। यदि उसे घोड़े पर बैठाया जाए तो उसके प्राण बच सकते हैं। इसी कारण मैंने राजकुमार को घोड़े पर बैठाया था और स्वयं हाथी पर बैठ गया था। इतना कहने के बाद मंत्री कुमार पैरों तक पत्थर का हो गया। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री कुमार ने आगे बताया, पंछी ने यह भी कहा था कि राजकुमार यदि हाथी से बच जाएगा तो महल का फाटक गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसके नीचे पहुंचने से पूर्व ही फाटक को गिरा दिया जाए तो राजकुमार बच सकता है, इसलिए मैंने राजकुमार से कहकर फाटक गिरवा दिया था। इतना बताने के बाद मंत्री कुमार का शरीर गले तक पत्थर का हो गया। दरबार में बैठे सभी दरबारी दुखी होकर आह भरने लगे। मंत्री कुमार ने आगे कहा, तीसरी बात पंछी ने यह कही थी कि रात को 12 बजे जब राजकुमार सो रहा होगा तो एक विषधर सर्प उसे डस लेगा। यदि कोई उस सर्प को मार दे तो राजकुमार के प्राण बच सकते हैं। उसी सर्प को मारने के लिए मैं राजकुमार के कमरे में तलवार लेकर गया था। आप सब जाकर देखिए, राजकुमार के पलंग के नीचे मरा हुआ सर्प पड़ा होगा। पंछी ने कहा था, यदि ये सब बातें राजकुमार की रक्षा करने वाला
किसी को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता था। इतना कहने के तुरंत बाद ही मंत्री कुमार का शेष शरीर भी पत्थर का हो गया। राजा, मंत्री और प्रजाजन यह सारा कौतुक देख सुनकर बड़े दुख में पड़ गए। सबके मुंह से यही निकलता, बेचारे मंत्री कुमार के प्राण भलाई भलाई में चले गए। राजकुमार और राजकुमारी ने शोक के मारे कई दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं। मंत्री कुमार के पत्थर शरीर को राजकुमार ने अपने महल में मंदिर बनवाकर उसमें रख दिया था। राजकुमार और राजकुमारी नित्य उस पत्थर शरीर की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। राजकुमार के 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए, पर वे मंत्री कुमार के पत्थर शरीर की पूजा निरंतर करते रहे। एक दिन राजकुमार जब पत्थर शरीर की पूजा कर रहा था तो मंत्री कुमार प्रकट होकर बोला, राजकुमार, यदि तुम मुझे निरपराध समझते हो और चाहते हो कि मैं फिर से जीवित हो जाऊं, तो अपने दोनों पुत्रों का बलिदान मेरे सामने कर दो। राजकुमार मंत्री कुमार की यह बात सुनते ही राजकुमारी के पास गया। बोला, मंत्री कुमार आज स्वयं प्रकट होकर कहता था कि यदि तुम मुझे निरपराध समझते हो और चाहते हो कि मैं फिर जीवित हो जाऊं, तो अपने दोनों पुत्रों का मेरे सामने बलिदान कर दो। तुम्हारा क्या विचार है? राजकुमारी ने कहा, मंत्री कुमार ने मेरे और तुम्हारे दोनों के प्राण बचाए हैं, इसलिए उनके प्राण के लिए हम अपने प्राणों से प्यारे दोनों पुत्रों को अर्पित कर देंगे। उसी समय राजकुमार और राजकुमारी ने अपने दोनों पुत्रों का मंत्री कुमार के पत्थर शरीर के सामने बलिदान कर दिया। मंत्री कुमार पुनः जीवित हो गया। उसने राजकुमार और राजकुमारी को धन्य धन्य कहा और हाथ फेरकर उनके दोनों पुत्रों को जीवित कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी अपने बीच मंत्री कुमार को फिर से जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सारे राज्य में मंत्री कुमार की प्रशंसा की जाने लगी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिहार की लोक कथा मंत्री कुमार।